तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरुष तिवारी, आपका स्वागत है अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आरुष अड्डा यूपीएससी पे। और मैं आप सब के लिए कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूँ द हिंदू का, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, बिना वीडियो को पूरा देखे जज करना ठीक नहीं। मुझे लगता है कि एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट 4 सालों का जो अनुभव है उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको अच्छा खासा मतलब दे सकता हूँ कि हाँ, करंट अफेयर में आपको इसमें क्या पढ़ना है, द हिंदू में क्या छोड़ना है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो द हिंदू जो है थोड़ा-सा बायस्ड भी रहता है, तो ज़्यादा आप इस पे पूरा रिले अपॉन नहीं कर सकते हो। हालाँकि द हिंदू फिर भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। और आज हम लोग इसको कवर करेंगे। आज 12th ऑफ मार्च है और मैं रेगुलर आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आज का जो पहला आर्टिकल है, पहला हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है, वो पहला हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ गाइज़ कि मैंने 2 मेंस के आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन तैयार करे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट में वीडियो के आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग दे दूँगा करने के लिए दोनों क्वेश्चंस। और यहाँ से आज जो है प्री का एक क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है पहला और दूसरा, मतलब पहला और यहाँ पे पहला आर्टिकल जो है द टेस्ट फ्लाइट ऑफ अग्नि 5, ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। और उसके बाद से ये जो सेंटर सीए, ये पूरा आज हीटेड मुद्दा बना हुआ है हमारे देश में, तो ये दोनों आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक साइंस एंड टेक से बिलोंग करता है और दूसरा जो है वो जीएस पेपर 1 के एक सेक्शन से बिलोंग करता है जिसको हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं हर सेक्शन वाइज आपको करके जो भी आर्टिकल्स हैं, जो जैसे ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से है, इकोनॉमी से है, जिससे भी जो आर्टिकल रिलेट करता है मैं उसको आपको सेक्शन बता के, टॉपिक बता के पूरा उसको कवर करूँगा, उस टॉपिक को रिलेट करके कवर करूँगा। तो आप वीडियो पे बने ज़रूर रहना, ठीक है। और इन 4 सालों में काफ़ी कुछ खोया है, काफ़ी कुछ गँवाया है, काफ़ी कुछ समय मैंने इस पे बिताया है। तो आप समझ सकते हो कि 4 सालों का अनुभव छोटा-मोटा अनुभव नहीं होता है। तो आखिर मैं ऐसे क्यों बातें कर रहा हूँ, सेक्शन को ये सब क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों को किया हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने ये पूरे आज की द हिंदू जो आर्टिकल है उसका एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है। फिर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ऐसे मैं वीडियो आपको नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए टेस्ट फ्लाइट ऑफ अग्नि 5 विथ MIRV सक्सेसफुल, ये आर्टिकल थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आर्टिकल है ये बोल रहा है कि DRDO ने उड़ीसा के अबुल कलाम आज़ाद जो आइसलैंड है वहाँ से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को MIRV टेक्नोलॉजी के साथ सक्सेसफुली पूरा इसका परीक्षण कर लिया है, ठीक है। ये बोलना चाहता है। इसमें 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो MIRV टेक्नोलॉजी, दूसरा अबुल कलाम आज़ाद आइसलैंड, तीसरा ओडिशा में है ये, और चौथा जो आपको देखने को मिलेगा वो मोस्ट वीवीआई है, वो ये है कि मिशन दिव्यास्त्रा के तहत इसको डेवलप किया गया है, ठीक है गाइज। अब अगला चलते हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए अगला जो है वो है सेंटर नोटिफाइड CAA रूल्स अहेड ऑफ पोल्स। देखिए CAA, खैर ये तो पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, लेकिन CAA के बारे में समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये हमारे जीएस पेपर 1 से बिलोंग करता है और इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ चुके हैं गाइज। मैं आपको बता दूं, आप जाके देख सकते हो, मैंने इस पर एक मेंस का क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो मैं आप कोशिश कीजिएगा कि इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ो। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में इसको बताता हूँ, मैं ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ इसको। शॉर्ट में क्या, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। CAA जो है वो अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 में पास हुआ था। और ये पहला तो मतलब पहले तो 2024 में इसको नोटिफाई कर दिया गया है। इस आर्टिकल को लेके, मतलब इस अमेंडमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैराडॉक्स, काफ़ी ज़्यादा और थोड़ा मतलब काफ़ी सारे विचार हैं अपने इसकी, मतलब लोग अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो CAA कहीं ना कहीं एक तरह से बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो माइग्रेट करके कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इन जगहों से आए हुए हैं। और तो इनमें जो लोग इसके विपक्ष में हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो माइग्रेशन तो मुस्लिमों का भी हुआ है। जैसे माइग्रेशन असम में आप देख लो, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, सॉरी असम में हुआ है बांग्लादेश के मुस्लिमों के द्वारा। जैसे म्यांमार के मुस्लिम जो ईगर मुसलमान हैं वो भी म्यांमार से आपको वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री रीजन्स में आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन मुसलमानों के द्वारा भी किया गया है, लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन
किया जा रहा है। हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में मुझे लगता है कि आपको विस्तार से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आप खुद भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, मैं इस पर जो आंसर राइटिंग आपको करने के लिए दिया हूँ उसको आप लिखना जरूर। मैं भी आपको लिखूंगा, लिख के आपको टेलीग्राम पे मैं वो कर दूंगा, आप अपना मिला लेना, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, मैं आपको वहां से चेक करके अपना फीडबैक दे दूंगा। ठीक है गाइज। तो ये बोल रहा है कि हमारे जो भी पार्टीशन से पहले और मतलब 2014 से पहले जो लोग भी, जैसे बुद्धिस्ट हो गए, हिंदूज हो गए, सिख्स हो गए, जैन्स हो गए, पारसीज हो गए, ये लोग अगर हमारे कंट्री में, पहले तो हमारे कंट्री का ही हिस्सा थे, लेकिन चूंकि अब पार्टीशन के वक्त ये लोग गलती से मजबूरी में चले गए थे और वहाँ उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, तो उन लोगों को यहाँ पे लाना, और मतलब अगर आ गए हैं तो उनको यहाँ पे उनका जो हक है वो उनके, क्योंकि बाप दादा परदादा तो यहीं से थे, इंडिया में ही थे, तो वो देना बनता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लाया है। हालांकि विरोध जो मुस्लिमों को नहीं शामिल करने का है, ये कहीं ना कहीं जायज़ भी है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। हालांकि मैं इसके लिमिटेशन के साथ हर चीज़ों को यहाँ पे हर पहलू पे व्याख्या करूंगा मैं जब लिखूंगा, तो मैं अपने टेलीग्राम पे लिख के आपको आंसर राइटिंग अपना डाल दूंगा। इस पे एक क्वेश्चन है मैंने बनाया हुआ है, आपको मैं क्वेश्चन लास्ट में दे देता हूँ। ठीक है गाइज, अगला चलते हैं गाइज। अगला आर्टिकल देखिए, ये जो आर्टिकल है, एट द्वारका एक्सप्रेसवे लंच मोदी टेक्स अ डिग एट ऑपोजिशन नेगेटिविटी। देखिए पॉलिटिक्स भी है और थोड़ा सा हमारे फैक्चुअल डाटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हमारे बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट ऐसे भी हैं जो वनडे एग्जाम्स भी देते हैं, तो उन्हें इसको भी नहीं मिस करना चाहिए। हरियाणा के द्वारका में जो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है गाइज, और मतलब बीजेपी ने थोड़ा सा तंज कसा है कि बीजेपी ने बोला है कि अपोजिशन को देखा नहीं जा रहा है कि हम लोग इतना डेवलपमेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी है और थोड़ा सा ये मिलल मिलावल है, कह सकते हो। तो आप देख सकते हो इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करीबन करीबन 112 नेशनल हाईवेज जो है वो इनिशिएट किया गया है मोदी जी के द्वारा। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है टोटल, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। ठीक है गाइज, चलिए आप लोग को अब अगला आर्टिकल ले चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आर्टिकल हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है, मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिकल अब इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा आज पॉलिटिक्स है, फुल पॉलिटिक्स है गाइज। आज थोड़ा सा गैंगस्टर वगैरह का भी यहाँ पे न्यूज़ दे दिया है, तो चलिए हम लोग अपना दो देखते हैं। हाँ, ये रहा गाइज प्री का क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा गाइज, प्री का क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। तो प्री का क्वेश्चन ये जो रहा वो है कि मोदी जी ने जो है आपको वन प्रोडक्ट जो है साउदर्न रेलवे में लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP स्टेशन एट 205 रेलवे इंक्लूडिंग 168 इन तमिलनाडु थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन ट्यूसडे। तो इस पर एक क्वेश्चन अराइज ये हो सकता है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स कहाँ इनिशिएट किया गया है, इसमें कितने स्टेशंस को बनाने की बात कही गई है, आखिर किस ट्रेन को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, कहाँ से लॉन्च किया गया। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि रिसेंटली केरला से वंदे भारत ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा इसको। ठीक है, कितने इसमें पैसे लगे हैं, मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस का जो तैयारी करता है बंदा, उसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे इसमें टोटल आउटले जो है इस प्रोजेक्ट का वो 85,000 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी भी हो जाता है। ठीक है गाइज, MGR चेन्नई सेंट्रल मैसूर वंदे भारत एक्सेप्ट वेडनेसडे को छोड़ के चलेगा, वुड कमेंस ऑन अप्रैल 5 अप्रैल से ये शुरुआत होने जा रही है इसकी। ठीक है, तो ये रहा, देखिए ये रहा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये रहा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, मिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट, ये रहा तिरुचिरापल्ली, हाँ तिरुवनंतपुरम, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा गाइज। यहाँ पे वंदे भारत प्रेस ऑफ मंगलुरु सेंट्रल टू ईज फ्राइट लोडिंग अनलोडिंग गुड्स सेड विथ एम्पल वेरिंग फैसिलिटीज वुड बी लॉन्च्ड एट सिंगमपेरुमल कोयल।
तो गाइज इस आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़िएगा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इस आर्टिकल का अपना एक महत्व है। इस आर्टिकल को आप यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, अगर ये आर्टिकल आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वहीं 85,000 करोड़ का इसमें आउटले है टोटल, और ये लॉन्च किया गया है साउदर्न रीजन में, ठीक है। 168 तमिलनाडु में है और बाकी अदर स्टेट्स में है, ठीक है। बेंगलुरु वगैरह, चेन्नई वगैरह में इसको इंस्टीट्यूट किया है। और ये चीज़ भी याद रखिएगा कि वंदे भारत जो है वो ऑरेंज वंदे भारत केरला से रिसेंटली पिछले दिनों में शुरू किया गया था। तो हो गया, इस आर्टिकल का यही महत्व था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। हाँ, जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट ये है, देखिए इस लोग मतलब जो लोग सोचते हैं कि हम पेपर 5 और पेपर 6 मेंस का क्या करें, कैसे करें, तो आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो, ये इससे अच्छा बेहतरीन डाटा कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए इससे बेहतरीन डाटा यूपीपीसीएस के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए ये डाटा, आप ये पूरा जो डाटा दिया गया है, इस डाटा को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। देखिए सर्विसेज ऑफ 2.28 लाख बैंक्स, ये देखिए एटीएम्स ऑपरेशनल, ये देखिए मोर देन 1 पॉइंट। तो ये बिजनेस जो इकोनॉमी का जो एरिया है 6 में, पेपर 6 में, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो डाटाज को, ठीक है। तो ये डाटाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस। देखिए हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस डाटा से रिलेटेड आप इन जो स्कीम्स है इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये स्कीम है पीएम जनधन योजना, पीएम समृद्धि योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम मंत्री जीवन बीमा योजना, मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जो आर्टिकल्स हैं, इस स्कीम्स हैं, इस स्कीम्स को जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसका एनालिसिस कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। इसको तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसका एनालिसिस कुछ किया नहीं सकता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो हम लोग का एडिटोरियल हाज का फाइनेंस कमीशन। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए मैं आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या क्या है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको पूरा जूम करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे है टेबल 1 दिया है, टेबल 2 दिया है, तो इसको आप लोग चाहो तो एनालाइज कर सकते हो, बाकी ज़्यादा इसका, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पढ़ना जरूर चाहिए। देखिए ये जो आर्टिकल है यहाँ पे, ये जो सब आर्टिकल है द डिस्टेंस क्राइटेरिया, इसको मत छोड़िएगा। ये जो द डिस्टेंस क्राइटेरिया है इसको मत छोड़िएगा। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो 280 के तहत इसका जो कमीशन है उसको बनाया गया है। और अभी जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन है। इसके जो चेयरमैन हैं इनके 16th फाइनेंस कमीशन के, वो अरविंद पंगरिया हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए तो डिस्टेंस क्राइटेरिया क्या है, एक्चुअली ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि इस पूरे आर्टिकल का मतलब क्या इसका गिस्ट है, पूरा शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए सेस सरचार्ज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन क्राइटेरिया। तीसरा आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्राइटेरिया। चौथा आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंस कमीशन है वो कैसे स्टेट को और सेंटर को पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। किन स्टेट को ज़्यादा मिलना चाहिए, किन स्टेट को कम मिलना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि देखिए 1972 में 2 में नहीं, सेंसस हुआ था आपको एक 1976 में आई थिंक सेंसस हुआ था। मैं थोड़ा सा अभी याद था मुझे, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ 1971 में, माफ़ कीजिएगा, 1971 में सेंसस हुआ था। अब जो अगला सेंसस है वो 2026 में होने वाला है, ठीक है। तो जो 1971 का सेंसस था, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का कुछ क्राइटेरिया ऐसा था जहाँ पे बिहार नॉर्दर्न रीजन की और साउदर्न रीजन की, दोनों ही रीजन का जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया था वो एकदम सेम था, ठीक है। मतलब फर्टिलिटी रेट हो गया, जो जनसंख्या थी वो भी सेम थी, बुजुर्ग, महिला, किशोर, ये सब भी लगभग सेम ही था। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे इसको बेस मान के पॉपुलेशन 1971 को बेस मान के पॉपुलेशन के हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि अब नॉर्दर्न स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। नॉर्दर्न स्टेट आज भी उनके फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हैं। यूपी हो गया, बिहार हो गया, आप देख सकते हो फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो
तो वो लोग अब मतलब अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन साउदर्न स्टेट क्या हुआ, उन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तो इस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज कर गई। तो पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा इनकम इनकी ज़्यादा है साउदर्न स्टेट्स की, और नॉर्दर्न स्टेट की पर कैपिटा इनकम ऑफ कोर्स कम होगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है, और आपको पता है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे निकालते हैं, टोटल इकोनॉमी, मतलब टोटल जो स्टेट का पैसा है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आता है। तो जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो पर कैपिटा इनकम कम होगा। तो बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, आज भी पर कैपिटा इनकम कम है। तो अगर इस बेसिस पे अगर बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन तो इनको ज़्यादा पैसा देगा, जबकि मतलब साउदर्न स्टेट कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट रोक के हमारे ग्रोथ में ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब हिस्सा ही तो दिया है, उनको इस चीज़ को कंपनसेट तो नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साउदर्न स्टेट को यहाँ पे एक घाटे का सौदा लग रहा है। ठीक है गाइज, अब एक है डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूजुअल स्टेट हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े जो भी स्टेट है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, आपको साउथ में आ जाओ तो चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, आपको तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, केरला तो फिर भी ठीक है, मतलब केरला नहीं, तमिलनाडु हो गया। तो इन स्टेट का जो इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया है वो आज के समय में हरियाणा से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि हरियाणा जो है वो उसका इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया, मतलब इनकम डिस्टेंस जो क्राइटेरिया है वो हरियाणा को आज बेस मान के किया जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हरियाणा का जो इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया है वो जितना ही मतलब ज़्यादा इनकम डिस्टेंस होगा, मतलब अगर बिहार का इनकम डिस्टेंस कम है, ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो बिहार का इनकम डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे यूपी का ज़्यादा है इनकम डिस्टेंस, इनके पर कैपिटा इनकम क्योंकि कम है तो इनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, और जो बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, इनका इनकम डिस्टेंस लगभग पहुंच गया है, मतलब हरियाणा के बराबर आसपास नीचे आ गया है, तो इनको कम पैसे मिलते हैं। अब ये हो गया इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया, और ये हो गया पॉपुलेशन, दो हो गए। आपको सेस एंड सरचार्ज को समझना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, सेस और सरचार्ज क्या होता है कि ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लगाती है सेस और सरचार्ज, और सेस और सरचार्ज लगाने के बाद जो इसके कलेक्शन होते हैं वो बांटे जाते हैं। देखिए, सेंटर इंक्रीज सेस एंड सरचार्जेस, देखिए सेंटर ने सेस और सरचार्जेस को बढ़ा भी दिया है, देयर बाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द डिविजिबल पोल। अब सेस और सरचार्ज बढ़ाओगे तो डिविजिबल पोल जो है वो घट जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये जो है थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा स्टेप टू टेक, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये पढ़ के आप थोड़ा सा इसको पढ़ के समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये जो है वो पढ़ लीजिएगा, ये पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा स्टेप टू, क्योंकि ये वे फॉरवर्ड का जो है वो हिस्सा है, तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ ट्राइब इन वेस्टर्न घाट्स इन नीड ऑफ लाइफलाइन। अब इसमें मुझे लगता है कि मैं आपको समझाऊंगा तो कम समझाऊंगा, लेकिन अगर आप खुद से समझोगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी बेहतरीन होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका चूंकि वेस्टर्न घाट का भी हिस्सा है, उसमें वेस्टर्न घाट भी आते हैं, तो कर्नाटका में एक मतलब एक जगह है, रीजन है, कीर्ति रिजर्व फॉरेस्ट उसको बोला जाता है। वहाँ पे एक विरजपेट तालुका है, ठीक है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है वो। ठीक है, वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट टाइप की ट्राइबल्स रहते हैं जिनको पाहनी यारबा बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाहनी यारबा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी कभी भी पाहनी यारबा क्या है, क्योंकि ये हाईलाइट में रह रहा है, ज्योग्राफी का ये हिस्सा है, ज्योग्राफी में पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो पहानी यारबाज के बारे में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अ ट्राइब इन द वेस्टर्न घाट्स इज इन नीड ऑफ अ लाइफलाइन। तो ये आर्टिकल आप छोड़िएगा मत। ठीक है, मैं आपको इस आर्टिकल को पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, तो आप इसको, इस आर्टिकल को छोड़िएगा मत, इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। हाँ, इस पे आपको क्वेश्चन बना हुआ है गाइस, मैंने इस पे मेंस का आपको क्वेश्चन बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लिखने का कोशिश कीजिएगा और इस आर्टिकल को मैं आपको समझाता हूँ पूरा पढ़ के। ठीक है, कह रहा है गाइस, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि
आपको रिसेंटली पता होना चाहिए कि 2 या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं, गंगोपाध्याय, मिस्टर गंगोपाध्याय, उन्होंने हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है, ठीक है। और मतलब पहले से ही उनका झुकाव बीजेपी की तरफ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था, और एक नेशनल टीवी पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो कहीं न कहीं ये जो उनका रवैया था, या फिर आप कह सकते हो जो भी उन्होंने किया है अभी, तो उससे क्या हमारे जो डेमोक्रेटिक जो पिलर्स हैं, उस पे क्या हमारे इम्पैक्ट पड़ेगी? क्या हमारे जस्टिसों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए? इन सभी पे यहाँ पे पूरा आर्टिकल ये दिया गया है, ठीक है। बताया गया है कि देखिए यहाँ पे आप देखिए जुडिशियल कंडक्ट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आर्टिकल जो है, एक्सेप्टेंस ऑफ जजशिप इज ऑफन एन एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस फॉर लॉयर्स एज इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ फ्रीडम। देखिए जब अगर लॉयर्स और अगर जज अगर पॉलिटिक्स में आएंगे, तो सीधी सी बात है, जो लोगों की फ्रीडम है, जो डेमोक्रेटिक एक शासन है, उस पर इम्पैक्ट काफ़ी गहरा पड़ेगा। इस पे आखिर इस आर्टिकल को पूरा पढ़िएगा। मैं इस आर्टिकल को पढ़ के नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते हो। तो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इस आर्टिकल का देखिए मैं आपको हिस्सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये हिस्सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ये हिस्सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये जो हिस्सा है पूरा, ये पढ़िएगा। ये हिस्सा आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे ये हिस्सा क्योंकि आपको एग्जाम्पल देने होंगे प्रीवियस ईयर के, तो ये हिस्सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको ये देखिए ये हिस्सा हो जाता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी टाइम हो चुका है पहले भी। चीफ जस्टिस काको सुब्बा राव ने 1967 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ऑलरेडी इस्तीफा दिया था, तो ये भी हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो आर्टिकल का ये हिस्सा पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है गाइज। अब आप पढ़ने के बाद एन अपॉर्चुनिटी, इसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हो, क्योंकि आपको वे फॉरवर्ड में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन अराइज किया हूँ, आप उस क्वेश्चन को लिखना। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मदद मिलेगी आपको लिखने में, और ज़रूर से ज़रूर लिखना गाइज। बाकी 33 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अब मुझे स्टॉप करनी चाहिए। ये फुल एनालिसिस है गाइज। मैं आपको मतलब बता दूं कि हाँ, एक और चीज़, ओपेनहाइमर ने सारी अवार्ड्स जीती थी, ये काफ़ी हाईलाइट में रहा था, हम लोगों ने भी मूवीज़ देखी वो, तो ये आर्टिकल्स थी। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए गाइज, कह रहा है लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। तो थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, हालांकि बायस्ड रिपोर्ट है, टोटली बायस्ड रिपोर्ट है ये, हालांकि इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हाउएवर के साथ, नेवरथलेस के साथ इन सेंटेंसेस की ज़रूरत आपको अपने पॉलिटी में लिखनी पड़ी, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए ये आर्टिकल ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा गाइस। आखिर ये कह रहा है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। ये जो वीडेम इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है, वो इंडियन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम थी, वो किस तरह अभी है, किस तरह पहले थी, और डिक्लाइन क्यों की है, ये बता रहा है। देखिए 1971 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस लेवल पे ये बता रहा है कि उस लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी अभी पहुंच गई है, हमारी लिबरल डेमोक्रेसी का स्तर वहाँ पे, एक ऑटोक्रेटिक स्टेट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो रहा है। ये वीडेम इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है। मैं टोटली रिले अपॉन नहीं करता इस बात से, ये मेरा खुद का इंडिविजुअल व्यू हो सकता है, हालांकि थोड़ा सा बाइस्ड है, लेकिन हाउएवर वगैरह के साथ इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आर्टिकल देखिए यहाँ पे, व्हेन इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी वीडेम ने, ये इस तरह का आज हमारे यहाँ पहुँच चुका है। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना, मतलब इस आर्टिकल को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चाइना रजिस्टर, हाँ ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने काम को शुरू किया है, इनिशिएट किया है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। तो चाइना ने इस पर आपत्ति जताई है। चाइना के जो वांग करके कोई हैं,
मतलब मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे आपत्ति जताई है इंडिया के इस स्टैंड से, क्योंकि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न हिस्सा बताया था, पहले भी उन्होंने मैप दिखाया था। और वो एक और चीज़ याद में रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज़ लैंग्वेज में जिंगजैंग बोलते हैं। एक सेकंड, क्या बोलते हैं, थोड़ा एक सेकंड, सॉरी गाइज, जंगनम बोलते हैं गाइज, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये वर्ड स्पेसिफिकली पूछा जाए, ठीक है। तो जनगम बोला जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा इस वर्ड को। और इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा, चाइना क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और PSIR के स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा, लगभग ख़त्म हो चुका है। और जो मेन टॉपिक्स थी मैंने उसके कुछ चीज़ों को बताया है, बाकी सपोर्ट करते रहिए गाइज, मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ आपको। तो चलिए, आपका आज मेंस जो आंसर राइटिंग का पहला क्वेश्चन है वो आप लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ गाइज, क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन ये है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट give its deep impact in our Indian society, but a way to pull out certain marginalized sections of people. Certain with a certain limitation. Discuss 200 words में लिखना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हाई कोर्ट के जज पे था वो क्वेश्चन है, जुडिशरी एज अ चेक ऑफ certain judiciary as a check of executive have its certain limitations. It does not mean that the individual people cannot perform politics. Is it a constitutional violation? Critically analyze, ठीक है गाइज। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है, CAA would give its deep impact in our Indian society, but a way to pull out certain marginalized sections of people despite having certain limitations. Discuss 200 words में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, judiciary as a check of executive have its certain area that does not imply one cannot perform politics. Is it a constitutional violation? Critically analyze. ये दो क्वेश्चंस है, 200 वर्ड्स में दोनों को लिखिएगा, लिख के टेलीग्राम पे भेज सकते हो। मैं टेलीग्राम की आपको आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको टेलीग्राम की अपनी अकाउंट पिंच कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो थैंक यू, नेक्स्ट अगले दिन मिलते हैं हम लोग। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहूँगा, और बस कोशिश कीजिएगा कि आप सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे, नहीं करोगे, फिर भी मैं वीडियो तो डालूंगा ही। और थैंक यू, सी यू अगेन गाइस, बाय।